बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत जो है दिन ब दिन बदलती जा रही है। आज कोई एक खबर सुनेंगे तो कल को उसी खबर का रिबटल आपको सुनने को मिलेगा और फिर उसके अगले दिन किसी दूसरे की हिकमत अमली मजीद तैयार हो जाएगी। पाकिस्तानी सियासत की क्या गुमगू यही सूरत हाल रहेगी। एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ये कहते थे कि फर्दन फर्दन तमाम अराकीन कौमी असम्बली को बुलाऊंगा जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनसे बातचीत करने के बाद जब मुझे यकीन दहानी हो जाएगी तब उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पे इस्तीफे देने की जिद को बरकरार रखा तो उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दिया तो राजा परवेज अशरफ साहब की जानिब से 35 अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी नोटिफाई कर दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम फिर से जाएंगे कौमी असम्बली में, तो फिर 35 मजीद अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये कहते थे कि 35 हलकों पर मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा, तो शायद ये उसका रिबटल आज कौमी असम्बली से देखने को मिला है कि राजा परवेज अशरफ साहब ने मजीद इस्तीफे कबूल कर लिए। क्या कुली तौर पर कबूल होंगे, क्या कहीं पर डेडलॉक जो है वो खत्म हो सकता है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, परवेज साहब ये कहते हैं कि पसे पर्दा कुछ चीजें चल रही हैं, इंतखाबात जो हैं अगले 3 से 4 माह में भी होंगे। पसे पर्दा क्या चल रहा है? रोजाना की बुनियाद के ऊपर 35 इस्तीफे कबूल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर है कि वाकई कुछ चल रहा है और जो चल रहा है वो पीडीएम के लिए अच्छा नहीं चल रहा। जो चल रहा है वो पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा नहीं चल रहा। जो चल रहा है वो मियां नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं चल रहा। और जो चल रहा है वो मौलाना फजल रहमान असफर या वली आफ्ताब शेरपाव समेत खालिद मकबूल सदीकी, इन सब के लिए अच्छा नहीं चल रहा। सबसे पहले तो जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार, इस बदतरीन महंगाई का ज़िम्मेदार पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अवाम इस हकूमत को करार दे रही है। और इसीलिए ये पसे पर्दा ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरीके से हालात को बेहतर लाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। बात ध्यान में रखिएगा, 3 से 4 माह में इलेक्शन हो रही हैं, ये हम बहुत देर से कह रहे थे, लेकिन हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत अक्सर चीज़ें नहीं मानती, लेकिन उसके बावजूद वो सब कुछ हो जाता है जो वो नहीं मानती। अब भी वही सब कुछ होना वो जो नहीं मानती। एक तो आप ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात है, कितने खौफ की अलामत आप देखें ना कि ये हुकूमत वो है कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें निकालने, उन्होंने कहा कि असम्बली में आए, पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं। वजीर खजाना ने कहा पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं। वजीर दाखिला ने कहा पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं। वजीर दिफा ने कहा पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं। वजीर इत्तलात ने भी यही बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही बात की। असफ अली जरदारी ने भी यही बात की। लेकिन जब पार्लियामेंट में बैठने की बारी आई तो इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई, इनके होश उड़ गए। इन्होंने कहा जनाब, हमारा अपोजिशन लीडर भी गया, जिसकी जो पहला अपोजिशन लीडर था, जो तालियां बजाता था, जो कहके लगाता था, जो जनाब दाद देता था हुकूमती वजीर आज़म को, तो वो गुड्डा गुड्डी का खेल जो था ना वो अब ख़त्म होने लगा था। असल पार्लियामेंट शुरू होने लगी थी। तो ये इन्होंने फौरी तौर पर, घबराहट का आलम है। अगर इनको 1% ये यकीन हो, 1% कि बाऊजी के आने के बाद भी ये इलेक्शन जीत सकते हैं, अगर ये 13 जमाती इत्तेहाद मिलकर ये इलेक्शन जीत सकता है, तो ऐसी हरकत ना करते। चूंकि इनको पता चल चुका है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये ज़िमनी इलेक्शन में जाएं, ये कौमी सूबाई का कौमी इलेक्शन में जाएं, ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब इनके जहन में एक ही ख्याल है कि शायद हमारी मर्जी का निगरान सेटअप आ जाए, वो उसके हाथ में कुछ जादू की छड़ी हो और पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की तरह चेंज होना शुरू हो जाए। पुलिस इनके घर की लौंडी बन जाए, अदारे इनके घर के मुलाजम बन जाए, इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो पीडीएम के दफ्तर में तैयार हो। उसके लिए इनको निगरान सेटअप में वो लोग चाहिए जिसको अपोजिशन भी यस सर करे। इस खौफ से इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। लेकिन यासर साहब, अभी भी तादाद इतनी है, अभी भी इतनी तादाद मौजूद है कि अपोजिशन लीडर फिर तहरीक इंसाफ का बनता। 16 इस्तीफे और ये मंजूर कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गंदा कौन हो रहा है अवाम में?
अवाम आवाज़ें किसको कस रही है, अवाम आवाज़ें किसको लगा रही है, अवाम बुरा किसको कह रही है, इनको ये समझ ही नहीं आती। मुस्लिम लीग नून से कोई और इंतकाम नहीं ले रहा, मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम ले रही है। किसी एक शख्स के मुंह से आपने सुना कि इस महंगाई का, इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? सब कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम साहिबा हैं। कोई कह रहा है आसिफ अली जरदारी है, कोई कह रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी है, कोई नहीं कह रहा। यासर साहब, ये सारा कुछ जो है ना, ये एक सियासी जमात की तबाही है जो हो चुकी है। अब ये बचने के लिए, अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि एक सियासी जमात की तबाही है, तो क्या अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका एज मिलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पल्ले तो है ही कुछ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ेर में रखिएगा। मैंने सियासत का ये निचोड़ निकाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जमात इस्लामी के पास चली गई माफ़िया मांगने, और मैं सदके जाऊँ जमात इस्लामी के, जिनको मैं पाकिस्तान की सबसे असूल पसंद जमात समझता था, वो एक दिन पहले एहतजाज करते हैं इनकी चोरी पे, और अगले दिन जिनको चोर कहते हैं उनके साथ बैठ के चाय भी पीते हैं, उनके साथ बैठ कर सारा कुछ करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की सियासत में ये कामयाब नहीं होते। लोग कहते हैं ना कि मुनाफकत सियासत में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो जमात इस्लामी के पास पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी से मदद लेने का मतलब है, और जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी को मदद देने का मतलब है कि चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं, और फिर वहाँ पे टफ टाइम जो होगा ना, मैं सुन लें, खबर दूँ आपको, MQM ने इसका बड़ा सख्त बुरा मनाया है, और सख्त टाइम देगी MQM। और जब MQM सख्त टाइम देगी ना, तो वो सख्त टाइम जो है ना बड़ा खौफनाक होगा। राना साहब, आप नहीं समझते कि जमात इस्लामी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करती तो उनका बजट रुकता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करती, बजट मिल जाता, लेकिन पॉलिटिकल सेटबैक होता। मुझे एक बात बताएं, फिर आपके असूल कहाँ गए हैं? फिर आप बजट लेना इंडिया से जाके इत्तेहाद कर लें, आपने बजट लेना इसराइल से जाके इत्तेहाद कर लें, आपने बजट लेना हर उस बुरे आदमी से इत्तेहाद कर लें। आप एक तरफ आपने नारा लगाया कि चोर है, आपने कहा कि मिस्टर 10% है, आपने हर बुरा चीज़ कही, और आप अपने इक़्तिदार के लिए, अपने फंड्स के लिए, फंड क्यों नहीं आपको मिलेंगे भाई? आप उस कराची सबसे बड़ा शहर है, आप उसके नाज़म हैं, चेयरमैन हैं, आप जोर ताकत नहीं फंड देंगे, आप अवाम में जाके बात करेंगे। इसका मतलब है कोई असूल नहीं इस मुल्क में, सारे असूल ज़ीरो, आपको फंड चाहिए। जमात इस्लामी ने तो कैंपेन सारी कराची में की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी भाई। तरीके, इसका मतलब पीपल्स पार्टी ठीक है? उन्हें तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां से वोट बढ़ जाएगा। कह रहा हूं, छोड़ देना, पीपल्स पार्टी ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक, नहीं ठीक ना। हाँ। क्या इस मुल्क जमात, उन्होंने गिनती रोकने की जो दरखास्त दी है, वो भी इसीलिए दी कि वो वोटिंग के अमल के बाद वोट पड़े हुए हैं, वो तो निकल आएंगे। उसके बाद जब 4 तरीके इंसाफ की सीटें बढ़ गई, तो फिर उसके बाद दरखास्त से रोक क्यों दी है? क्यों रोक दी है? मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ भाई। इक़्तिदार की जमात, आपकी जमात इस्लामी भी, उन्हें बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार मिला है। उन्होंने कहा हमें जिससे भी इत्तेहाद करना पड़े, जिससे भी करना पड़े, चाहे उसे इसराइल से जाके इत्तेहाद करना पड़ा, कर लेना था। माजरत से मैं आपको कहूँ, ये क्या बात हुई? असूल होते हैं, असूलों पे खड़े होते हैं। मैं हमेशा जमात को दाद देता था कि ये असूलों पे खड़े होते हैं, नहीं है असूलों पे खड़े। ये भी फंड नहीं मिलेगा। किस तरह फंड नहीं मिलेगा? हाफिज नईम उर रहमान हो, सिराजुल हक हो, जिन्हें एहतजाज करना आता हो, जिन्हें अवामी राब्ता मुहिम चलानी आती हो, और फिर वो उन लोगों को जिनके खिलाफ एक दिन पहले आपने मुल्क भर में धरने दिए हो, जिनके खिलाफ एक दिन पहले आपने सख्त ज़बान इस्तेमाल की हो, अगले दिन आप जाकर उनके दस्तों गिरेबान होने की बजाय, दस्तों गिरेबान नहीं हम कहते हो, लेकिन आप जाकर उनको गले लगा लें, आपके इनके साथ हुकूमत ठीक बन जाएगी। ऐसे नहीं होता। जहां पे खड़े होना चाहिए वहीं पे खड़े होना चाहिए। सर साहब, एक और चीज, क्योंकि फिर राजा रियाज साहब ने आ जाना है, इस मुल्क का आलम यह है, कहां से आप इंसाफ मांगेंगे? मैं आपको आप स्क्रीन पे दिखाता हूं। बेहतरीन आदमी है पंजाब में, DPO कारा, कैप्टन फुरकार, आउट क्लास आदमी है, 1 रुपए की करप्शन नहीं करता, बेहतरीन, नेक व डेड होनेस्ट आदमी है, ये मैं मानता हूं। उसके नीचे एक DSP साहब हैं। एक गाड़ी लाहौर से चोरी होती है, लाहौर से, मैं बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको दिखा रहा हूँ IG साहब, ये आपके लिए है। लाहौर से एक गाड़ी चोरी होती है, उसकी FIR ये सामने नज़र आ रही है, और वो गाड़ी एक DSP सिटी ओकारा मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं, ये पंजाब में है,
डीएसपी सिटी उकारा मोहम्मद अशरफ साहब के बेटे की शादी पे वो गाड़ी सजाई जाती है। गाड़ी कहाँ से चोरी हुई है? लाहौर से। एफआईआर के सामने नज़र आ रही है। और मुझे बताएं कि जिस मुल्क में हालात ऐसे हों, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, फिर चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, फिर इसी तरह भी इंसाफ की तवक्को फिर कहाँ से की जा सकती है? नाज़रीन, इसी बीच मुल्क की सियासत के ऊपर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइंट पोजीशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब ने, राजा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राजा रियाज साहब, आपको बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली से हटाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में वापस आने का इंदिया दिया, लेकिन वही हमारे स्पीकर कौमी असम्बली जो ये कहते थे कि फर्दन फर्दन बुलाया जाएगा सबको, फिर इस्तीफे कबूल किए जाएंगे, वो आपकी नजर में किस मंतिक के तहत अब 35 अफराद के इस्तीफे कबूल कर रहे हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले बात तो ये है कि लोगों ने खुद आपने इस्तीफे दिए। जब कोई मेंबर अपने इस्तीफे दे देता है तो फिर स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो उसे किस वक्त मंजूर करे और कब इलेक्शन कमीशन को भेजे। तो ये पीडीएम की जो हुकूमत है उन्होंने ये लाइन ली हुई है, क्योंकि इन्होंने पंजाब में भी हुकूमत खत्म की है, केपीके में भी की है, तो वो उन्होंने भी लाइन ली है कि अगर आपने 2 हुकूमतें खत्म की हैं तो फिर मेरा ख्याल उनकी सोच ये है कि अगर आपने अपनी हुकूमतें खत्म कर ली हैं तो फिर इधर क्या लेने आते हैं, आप इधर से भी फारग हो। अच्छा, इधर से भी फारूक। राजा साहब, आपने कहा कि ये स्वाबदीद है स्पीकर की, क्योंकि आप अपोजिशन लीडर हैं और ये स्पीकर की वाकई स्वाबदीद है। स्पीकर चंद दिन पहले जब ये लोग जाते हैं इस्तीफों के लिए कि क्यों नहीं मंजूर कर रहे, तो स्पीकर अपने चैम्बर में, उसके बाद बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया टॉक करके कहते हैं कि कानून और रूल ये है कि एक एक मेंबर को बुलाऊंगा, उससे सुनूंगा, तस्दीक करूंगा और फिर इस्तीफा कबूल करूंगा। वो बात उनकी सच थी, वो कानून सच था, या जो अब किया ये सच है? देखिए, उन्होंने खुद ये बात कही थी, तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ये जो अभी स्टांस लिया है, ये आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई गैर कानूनी है, क्योंकि इस्तीफे जब मेंबर अपना इस्तीफा दे देता है और वो कहे कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, 7 मेंबर कह रहे थे कि हमने इस्तीफे दे दिए, तो फिर ये 9 माह क्यों इंतजार किया गया? ये तो आप स्पीकर साहब बता सकते हैं। आप अपोजिशन लीडर है, आपको पूछना चाहिए। वैसे आप कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, आपको तो पहले दिन कहना चाहिए इस्तीफे आए हैं मंजूर करो भाई। आपने भी कभी नहीं कहा। हमने तो कहा है कि ये खान साहब को प्रेस में कहा है कि आप वापस आए असेंबली में, और वो खान साहब इतना अरसा नहीं आए। अब जब उन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ ली हैं तो उन्होंने कहा मैंने कौमी असेंबली में यू टर्न तो खान साहब ने लिया है, उन्होंने कहा जी मैंने कौमी असेंबली में। चले, उन्होंने ले लिया, खान साहब ने यू टर्न ले लिया। मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ, अब आपने आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि वो वहाँ पीडीएम की हुकूमत है, हम तो अपोजिशन में बैठे हुए। मैं यही कह रहा हूं कि आप बतौर अपोजिशन लीडर कभी आपने यह आवाज़ बुलंद की कि जिन लोगों के इस्तीफे आए हैं उनको मंजूर करें या वापस बुलाएं? मुझे कोई एक ऐसा लम्हा, कोई ऐसा दिन बता दें। क्योंकि बतौर अपोजिशन लीडर आप ही का हक बनता है कि अपोजिशन की साइड ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन में ही है ना। जी बिल्कुल अपोजिशन में है, और उनका पीडीएम के साथ, हम तो इमरान खान के साथ नहीं है, उनका पीडीएम के साथ अब ये इशू बना हुआ है। पीडीएम वाले ये कहते हैं कि अगर आपने 2 असेंबलियां तोड़ी हैं तो फिर इधर से भी पार। तो फिर राजा साहब, अगर आप इमरान खान साहब के साथ नहीं है तो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा हुआ है, या तो फिर पीटीआई से ही लदगी इख्तियार कर ले। देखिए, हम तो पीटीआई के टिकट पर लड़े हैं, उसके बाद खान साहब से जो करप्शन पंजाब में हो रही थी, जो वफाक में करप्शन हो रही थी, उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की और हमने खान साहब को बारहा बताया कि बुज़दार गोगी यहाँ पे जो कर रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे ले रहे हैं, ठेकों में पैसे ले रहे हैं, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। वफाक में खान साहब को बताया कि ये आदमी करप्शन कर रहे हैं। खान साहब ने हमारी एक ना सुनी, बल्कि मुझे पाबंदी लगा दी कि इसको पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ना आने दिया, जैसे मना कर दे। मुझे मना कर दिया गया कि आपने नहीं। उसके बाद राजा रियाज साहब, ये हो गया, ये आपकी सारी बातें दुरुस्त मान लेगी। अब आप किस सियासी जमात में हैं? मैं अभी तक तरीके इंसाफ में हूं। तो इस्तीफा दें। जब आप तरीके इंसाफ में हैं और आप खुद ही कह रहे हैं कि इख्तिलाफ करते हैं, नहीं, आपका कानून कहता है
आप खान साहब से बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं। खान साहब किसके चेयरमैन है? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। तहरीक इंसाफ के ये इस्तीफे किसके कबूल हो रहे हैं? तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं ना। तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं। तो आप भी तहरीक इंसाफ के, यहाँ तो आप भी इस्तीफे दे के निकल जाए। मैंने तो खान साहब से जब जंगीर तरीन साहब 3 साल पहले जब जंगीर तरीन साहब पे इन्होंने मुकदमा बनाया था, मैंने उस वक्त मेरे भाई इख्तलाफ किया था और खुल के किया था, मीडिया पे किया था। जंगीर तरीन के साथ आपने मुझे हर जगह देखा हो जी, लेकिन उसी दौरान आपकी क्लिप भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको चला देता हूँ। आपने कहा था हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। उसी दौरान क्या उस वक्त उसके बाद फिर मेरे इख्तलाफ बहुत बढ़ गए, तो फिर मैंने खान साहब को छोड़ दिया। अच्छा, राजा रियाज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अगर मुद्दत खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप फिर बरसर इक़्तिदार आने के लिए किस पार्टी का सहारा लेंगे? आज़ाद उम्मीदवार आएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही रुजू करेंगे? ये तो मैं वक्त आने पर ही फैसला करूंगा। तहरीक इंसाफ से नहीं करूंगा, खान साहब के टिकट पे इलेक्शन नहीं। अच्छा, नहीं लड़ेंगे मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से? ये वक्त पे आने पे फैसला करूंगा। अच्छा, अगर अब खान साहब आ जाते हैं असम्बली, खान साहब इलेक्शन जीत गए, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया हुआ था, उनका जो इलेक्शन हुआ, खान साहब असम्बली आ जाते हैं और बतौर चेयरमैन कानून कहता है कि आपको उनकी पैरवी करनी पड़ेगी या आपको असम्बलियों से इस्तीफे देने पड़ेंगे, तो आप क्या तरजीह देंगे? उनकी पैरवी करेंगे या असम्बलियों से इस्तीफे देंगे? खान साहब की पैरवी नहीं करेंगे, अगर इस्तीफे देने पड़े तो दे दें। तो वो खान साहब तो आ रहे हैं, फिर आ जाए ना, अब जब आएंगे तो हम इस्तीफे दे दें। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं ये आप जी बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड ही कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो बाकी बचे हैं लोग तहरीक इंसाफ के, वो उनकी तादाद भी आपसे ज़्यादा है। अगर वो उनके इस्तीफे कबूल नहीं होते और असम्बली में आ जाते हैं तो क्या आप अपोजिशन लीडर की सीट छोड़ देंगे? वो मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनकी तादाद अभी भी 35 है और हम 21 है। तो वो अपोजिशन लीडर और चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी फिर उनका होगा। तो आप क्या समझते हैं, सुना 16 बंदों के और इस्तीफे आप कबूल करवा रहे हैं? देखिए जी, अब ये पीडीएम की हुकूमत है, वो जो मर्जी करें, उनका स्पीकर उनका है, वो जो पीडीएम। अच्छा राजा रियाज साहब, आपने ये कहा कि करप्शन के बारे में इख्तलाफात थे तो इसलिए आपने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा। पीडीएम की हुकूमत कहती है हम आए इसलिए हैं कि मुआशी तौर पे बदहाली बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो हम उसे कवर अप करने के लिए आए थे। अब आप किसका स्टैंस मानते हैं? पीटीआई कहती है मुआशी बदहाली नहीं, खुशहाली थी हमारे दौर में, तो मुआशी खुशहाली तब थी या अभी पीडीएम के दौर में? ये पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं 100%। एक तो इन्होंने 25,000 अरब कर्जा लिया है और कोई मोटरवे नहीं बनाई, कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, बिल्कुल 100% झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ कि पीडीएम ने अपना वोट बैंक कुर्बान करके, अपनी सियासत को कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। ये मैं आपको, यानी आप बतौर अपोजिशन लीडर हुकूमती इकदामात से मुत्तफिक हैं? बतौर अपोजिशन लीडर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरे नॉलेज में जो चीज है वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा चलें, ये बता दें, आपका शहर है फैसलाबाद, होने लगा, आपका शहर है फैसलाबाद, उसकी आधे से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई है, आटा महंगा, हर चीज महंगी है। आपके एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि अब हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, ड्राई पोर्ट पे कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही, तो क्या ये भी पीडीएम का बहुत अच्छा इकदाम है या ये भी इमरान खान ने किया था? देखिए, ये इमरान खान की पॉलिसियों के असरात हैं। 9 माह में आप पॉलिसियों से बाहर नहीं निकले राजा साहब, 9 माह हो गए हैं, बल्कि 9 माह से ऊपर हो गए हैं। मेरे बात तो सुन ले, 25,000 अरब कर्जा लिया है, इमरान खान की पॉलिसियों का ये असर है और ये गले पड़ रहा है। मैं आपसे 100% एग्री हूँ कि ये पीडीएम के गले पड़ रहा है। ये पीडीएम को ये वजन उठाना पड़ रहा है और उन्हें सियासी तौर पे मैं ये भी आपसे एग्री करता हूँ कि नुकसान हो रहा है और महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। आम आदमी बहुत मुश्किलात में है, बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज दुगनी होगी, दुगनी से भी बढ़ने लगी है। तो ये अब मैं तो अंदर बैठा हुआ, मुझे तो पता है कि ये असल इसके पीछे स्टोरी क्या है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि स्टोरी खान साहब है, जिम्मेदार खान साहब है, लेकिन गले पीडीएम के पड़ना है और इसको पीडीएम को इसका बहुत बड़ा सियासी नुकसान होता है। अच्छा राजा साहब, आपकी नजर में जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का क्या कोई सियासत में किरदार था? क्योंकि पीटीआई उनके खिलाफ बोल रही है और अब नून लीग भी उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गई। जी 100% था। हम इजलास में नहीं जाते थे तो हमें फोन आने शुरू हो जाते थे कि आप अभी तक इजलास
आज तक इजलास अटेंड करने के लिए कभी फोन नहीं आया 35 साल में मुझे। इस हुकूमत में इजलास अटेंड करने के लिए फोन आता था कि आप असेंबली में नहीं है, किधर हैं, कब तक पहुंचेंगे। ये हालात। तो ये जो सिंध हाउस में गए थे उसके लिए फ़ोन किसका आया था? किसी का फोन नहीं आया था, अपनी मर्जी से गए थे और खान साहब को कहा था कि अब हमने आपके साथ नहीं चलना। तो फिर वो जो खान पहले साहब के जो बाद फोन मुझे जो पहले लोग फोन करते थे उन्होंने फिर उस वक्त फोन किसी करना का बंद फोन कर नहीं आया, दिया? ना- नहीं, उन्होंने ना फिर उन्होंने फोन करने बंद कर दिए थे फिर। और आप फोन इन्हें- बंद हो गए। अब वो फोन बिल्कुल सही कह रहे हो, फोन बंद हो गए। अच्छा, फोन यानी उन्होंने बतौर न्यूट्रल किरदार अदा किया इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर। 100% न्यूट्रल थे, 100%। तो खान साहब ने तो आज अगर इल्जामात वो लगाए हैं न्यूट्रल कि परवेज मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले एनआरओ दिया और एनआरओ 2 बाजवा साहब दे के गए हैं इन्हें। लेकिन जी खान साहब जो मर्जी कह लें, 100% कह रहे हैं। खान बाजवा साहब ने सिर्फ जो न्यूट्रल हुए हैं, अब उसका वो कहते हैं कि हमारी पूरी जो क्यादत है आला, बाजवा साहब ये कहते हैं कि उनका फैसला था कि हमने सियासत में हिस्सा नहीं दिया, तो इस वजह से मैंने फिर अच्छा, ये जो कैप्टन सफदर साहब ने 2 दिन पहले बड़ी सख्त तरीन तकरीर फरमाई। कैप्टन सफदर का मतलब है मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब। कैप्टन सफदर का मतलब है छोटे मियाँ साहब। कैप्टन सफदर का मतलब है मरियम साहिबा। एक ही घर की फैमिली के रहे ना वो। उन्होंने बाजवा साहब पर शदीद तरीन तनकीद की। तो अब उनका ये तनकीद करना जो है, आप क्या समझते हैं कि PDM कोई नया बयानिया ला रही है? देखिए, ये तो अब हर जगह साबित हो गया है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई है बाजवा साहब के दौर में, और उनके साथ जो भी कुछ हुआ है वो एक साजिश थी। अब वो इस पे नाम बोले तो मैं कहूँगा अच्छा है, लेकिन अगर बोले तो मैं रोक तो नहीं सकता। राजा साहब, आप समझते लेनी है तो वो है कि उन्हें नहीं बोला। चले अगर आपके नजदीक ये है कि साजिश हुई, तो वो उसी साजिश के नतीजे में उन्हें फिर बैरून मुल्क किसने भिजवाया? ये तो इमरान खान ने भिजवाया था। आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत। चले, अब इमरान खान साहब नहीं है तो आपकी नजर में वो किन वजूहात की बुनियाद पे वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे? मेरा ख्याल है जल्द आएंगे, जो मेरी रिपोर्ट है। आपके पास रिपोर्ट बिल्कुल कन्फर्म होगी, इसमें कोई शक नहीं। राजा साहब, आप बड़े बाखबर आदमी हैं। तो राजा साहब, क्या देख रहे हैं आगे आने वाले सियासत में? जब PDM को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो फिर PDM तो आइंदा इलेक्शन नहीं जीतती नजर आती। देखें, अभी तक जो हालात हैं वो इमरान खान के हक में है, ये एक हकीकत है। महंगाई की वजह से कह लें, बेरोजगारी की वजह से कह लें, ये बिलों की वजह से कह लें, लोग नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये अब PDM ने जो वजन उठाया है, तो उन्हें चाहिए कि आप इससे कौम को निकालें। सही, कौम को निकाले। एक आखिरी सवाल राजा साहब, आप बतौर अपोजिशन लीडर क्या समझते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा ना करवाने पर रुकने कौमी असम्बली कुछ है उनको डी नोटिफाई किया था, नूर आलम खान साहब भी हुए थे, तो डी नोटिफाई होने के बाद वो किसी इजलास की सदारत नहीं कर सकते थे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने PAC के इजलास की सदारत की, तो वो क्या आईनी और कानूनी तौर पर ठीक था? ये मुझे पता नहीं रूल्स का। सिर्फ आप असेंबली के अंदर नहीं जा सकते, सदारत करने का मुझे, क्योंकि उनका उस दिन 10:30 बजे मेरा ख्याल है डी नोटिफाई हो गए थे और 1:30 बजे उन्होंने इजलास अटेंड किया। जो मुझे चले, एक आखिरी हल्का सा मामूली सा छोटा सा सवाल जवाब दे दें, आप आगे इलेक्शन लड़ भी रहे हैं या नहीं? 100% लड़ूंगा। नॉन लीग से? ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इसका अभी कोई फैसला नहीं, लेकिन 100% इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया राजा रियाज अहमद साहब, इस हवाले से अपना वक्त दें। नाज़रीन, दीगर खबरें शामिल करेंगे, इस सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है? क्या पीडीएम में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मुस्तकबिल में नए इंतखाबात की तरफ जल्द माइल हो जाएंगी? अगर होंगी तो किन वजूहात की बुनियाद पे होंगी या किन यकीन दहानियों की बुनियाद पे होंगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान वापस आने को हैं, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान आएंगी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का इशारा कब होगा, इसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। राना साहब, क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर नई सियासी फजा क्या बन रही है, किस तरफ माहौल जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर तो आप न्यूट्रल के तौर पर देखें, वो न्यूट्रल जो जेन्युइन न्यूट्रल होता है, और अगर आप ये देखें कि वाकई सियासी फ़ज़ा क्या बन रही है, तो मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक तो सियासी फ़ज़ा ये बन रही है कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीतती हुई नज़र आ रही है। अब पीटीएम जो है, अगर इसको 1% भी ये यकीन होता कि ये इमरान खान को गिरा देंगे, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये जो 70 इस्तीफ़े आपको कम मंजूर हुए हैं ना 4 दिन में, तो ये कभी मंजूर ना होता। ये कहते आएँ असम्बली में, जी बिल्कुल हम जमहूरियत चाहते हैं, मुल्क के अंदर मुआशी जो एमरजेंसी लगानी है उसके लिए भी बात करते हैं, इनसे इलेक्शन के लिए भी बात करते हैं, आए आके बैठें। बेसिकली इनको नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में यासर एक भी सूबा ऐसा नहीं है जहां से ये वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर सके। एक तो ज़हन में रखिएगा, पीडीएम कट्ठी इलेक्शन नहीं ला रही, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पीडीएम सीट एडजस्टमेंट भी कहीं पे नहीं, सीट एडजस्टमेंट कहीं हो जाएगी। सीट एडजस्टमेंट तो एक बड़ी छोटी सी बात है ना। एक होता है कि आप एक इंतहाबी निशान पे इलेक्शन लड़ें, पीडीएम का एक इंतहाबी निशान हो, शेर हो, किताब हो, तराजू हो। तराजू तो इनके साथ अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया तराजू, हो सकता है हो ही जाए। तो किसी एक निशान पे ये लड़े, ऐसा नहीं है। ये अपने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और क्यों नून लीग का वोटर पीपल्स पार्टी को देखें, नून लीग की क़यादत पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकती है, लेकिन नून लीग का वोटर क्यों पीपल्स पार्टी को वोट देगा? और मैं आपको यह भी खबर दे दूं, मैं क्लियर कर दूं आपको, मरियम नवाज ने वहां अपने वालिद मोहतरम के पास जो मीटिंग की है और जो पाकिस्तान में टेलीफोन पे मीटिंग की, इसमें वाज़ेह कहा है कि हम पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म लाने की तजवीज़ को किसी सूरत नहीं मानेंगे, किसी सूरत नहीं मानेंगे। मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ ने तो सारी बिसात सारी चीज़ें की हैं मरियम के लिए, हमजा के लिए भी नहीं, शहबाज शरीफ के लिए भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मरियम साहिबा के लिए। अब आसफ अली जरदारी ने सब कुछ किया है बिलावल के लिए। तो ये दोनों आपस में दस्तों के ईमान होंगे और इसमें फ़ायदा कप्तान का होगा, जीतेगा कप्तान। मुझे एक बताया ना, एक शख्स जो है उससे ये इस कदर खौफजदा है कि इलेक्शन में ये नहीं जा रहे, उनके इस्तीफे ये कबूल कर रहे हैं, इलेक्शन की तारीख ये नहीं दे रहे, उस पर इतने केसेस बनाए जा रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। उनसे इस कदर खौफजदा हैं कि ऐलान कर रहे हैं कि पीडीएम उनके मुकाबले में ज़िमनी इलेक्शन ही लड़ेगी। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं इसके बाद कौन सी सियासी फजा रह जाती है? निगरान सेटअप के लिए ये अभी इत्तफाक राय क्यों नहीं हो रहा? क्या ये चाहते हैं कि मामला लिंगर ऑन हो और इलेक्शन कमीशन तक बात जाए और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे? जनाब, ये तो फैसला ये हो चुका है, सहूलतकारों से लेकर मददगारों तक और ख़ुद हुकूमत के अंदर बैठे तमाम लोग जो फैसला कर चुके हैं कि हर दोनों सूबों का फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जाए और इलेक्शन कमीशन को ये कायल करें, अप्रोच करें, अपने साथ मिलाएं, अपनी मर्जी का दोनों सूबों में वज़ीर आला लाएं। या सर हो गया ये भी, क्या बने फिर भी क्या करेंगे आप? और भाई पाकिस्तान की अवाम जो फैसला करेगी आप उसको किस तरह मुस्तरद कर देंगे? पंजाब में वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ था, तमाम कुव्वत उसके साथ थी, सारी इंतज़ामिया उसके साथ थी, फंडिंग उनके पास थी, तो कितनी सीटें जीते वो? उस वक़्त तो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस वक़्त शायद ये मामला भी नहीं था। उस वक़्त आपने लोगों को फ्री बिजली देने का लारा भी लगा दिया, आपने लोगों को बड़ी चीज़ों पे सब्सिडी भी दे दी, तो उस वक़्त आप कुछ नहीं कर सके। निगरान सेटअप जितना मर्जी आपका हमायती हो वो भी नहीं कर सकता। राणा साहब, सारी बातें मान ली जाए, यही मंजरनामा है, यही मुआशी मंजरनामा रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। अगर यही रहा तो पीडीएम को वोट नहीं पड़ने वाले, तो फिर पीडीएम की जमातें किस हिस्सा मांगने के तहत इंतखाबात में जाएंगी? सवाल तो ये है। कानून भी तो है ना, जाना तो पड़ेगा, ये हो नहीं सकता ना, ये मुमकिन ही नहीं है। कानून या फिर पाकिस्तान की अदालतें बंद कर दें,
नहीं, कानून ये कि 2 सूबाई हुकूमतें गई तो आपको जाना पड़ेगा। देखें, मुझे सिर्फ 2 सूबाई हुकूमत थी ना, आप करें, आपने इस्तीफे कबूल किए हैं यार, 70 इस्तीफे आपने कबूल कर लिए हैं। सही। तो आप उसके बाद पाकिस्तान का 75% हिस्सा जो है वो इलेक्शन में होगा, उसके बाद आप दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, आपकी माशियत इसकी इजाज़त देती है? चले, आईन और कानून की रोशनी में इसकी तशरीहात क्या है, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रजिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली ज़फ़र साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली ज़फ़र साहब, क्या समझते हैं, पहले तो आईन और कानून की रोशनी में हमें कुछ और तशरीहात बताई जाती रही राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से कि इस्तीफ़े किस तरीके से कबूल किए जा सकते हैं या किए जाएंगे, लेकिन बाद में अब 35 इस्तीफ़ों की जो झड़ी लगी हुई है, आईन और कानून में इसकी तशरीह क्या है? देखें, वो तो बड़ा आई थिंक वाज़ेह है, अब हो गया मामला। वो इसलिए कि पहले हमने जब इस्तीफे दिए थे तो को कि आप ये सारे इस्तीफे आ गए हैं तो आप अच्छे कंजर्वेटिवली इनको एक्सेप्ट कर। उन्होंने कहा नहीं, जो जजमेंट है, अदालत के फैसले हैं, वो ये कहते हैं कि मैं एक एक को बुलाऊंगा और उसके बाद मैं उनकी बिल्कुल वॉलंटरी, उन्होंने आज़ाद तरीके से रिजाइन किया है, तो फिर मैं एक एक करके एक्सेप्ट। हमने इस चीज़ को चैलेंज भी किया था हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि आप वो जो राय परवेज़ साहब वो दुरुस्त है। हमने इसका किया हुआ है, लेकिन वो फिलहाल यही अदालत जो फैसला है वही कायम है। फिर हमारी एक डेलीगेशन गई उनके पास, स्पीकर साहब के पास, ये कहने कि आप बताएं, हम सारे इकट्ठे एक दिन आ जाएंगे। ये तो यहाँ तो संस्था मामला फिर अचानक अपने ही अल्फाज दिए हुए, अपने ही बयान, अपनी ही रूलिंग, अपना ही जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट की तशरीह थी, और फिर जो इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला था, सारा उसके खिलाफ रद्द करते हुए बिल्कुल 100% डिसीजन दिया। जिस तरह अली ज़फ़र साहब भी ये राय रख रहे हैं कि मंतिक से बालातर ये बात है कि समझ नहीं आई हमें कि किस तरीके से इस्तीफे कबूल कर लिए गए। अब ये है कि आप ये कहते हैं कि 70% पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन हो रहा हो तो पीडीएम जाएगी, पीडीएम के बयानात उस तरफ नहीं जा रहे आपकी सोच की जानिब, वो बयानात कब तक जाएंगे? बात यह है कि बयानात उस वक्त जाएंगे जब पानी सर से गुजर जाएगा। ये अक्सर आप पीडीएम की ज़रा हालत देख लेना, ये पहले ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, और जैसे ये खारा करीब आता है कहते अच्छा जनाब ठीक है, टट गए मामे। ये इसी तरह होगा, आप छोड़ दें, आप इनके बयानात की कोई, क्या पीडीएम की हुकूमत है? आपको नहीं पता हुकूमत किसकी है, आपको नहीं पता कि हुकूमत कौन चला रहा है, आपको नहीं पता कि जब इनको एक हुक्म आया तो उसके बाद ये इनमें से किसने किस तरह भाग जाना है। अली ज़फ़र साहब, राना साहब दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं, आप सवाल कर सकते हैं। अली ज़फ़र साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इन्होंने यू टर्न भी लिया और आइन से हट के काम किया, तो क्या पीटीआई इनको चैलेंज करने जा रही है? देखें, चैलेंज करने का जवाब तो बन सकता है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि इसको चैलेंज करना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम तो यही है कि इस्तीफे जो हैं, जो हमारा पहला मौक़िफ़ था वो यही था कि इस्तीफे जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएं। लेकिन उसके बाद जब हमने तब्दील कर लिया अपना फैसला और ये एक फैसला आया कि हम ज्वाइन करते हैं नेशनल असेंबली को इस हद तक कि हम ये जो कार्रवाई है इलेक्शन के प्रोसेस के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट बननी और बाकी जो चीज़ें हैं हम उसको आगे चला सकें, तो उस वक्त एक तरह से मैं यही कह सकता हूँ कि स्पीकर साहब ने अपनी जो जमात है, हालांकि उनका इंडिपेंडेंट रोल होता है, लेकिन उन्होंने अपनी जो पीडीएम की जमातें हैं उनका मौक़िफ़ सामने लाते हुए एक उसमें हर्डल डाल दिया और 35 लोगों को इस तरह कर दिया, इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया। तो हमारे पास कानूनी रास्ता तो बड़ा क्लियर है, लेकिन अब इस पे हम फैसला करते हैं क्या करते हैं ये अभी इस पे डिबेट होती है। अली ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं, कानून में तो ऐसी, आइन में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि अगर 70% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हों तो कुली तौर पे इंतखाबात होंगे। हमें माजी में मिसाल भी नहीं मिलती, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन वजूहात की बुनियाद पे यकीन दहानी है कि पीडीएम कुली तौर पे इंतखाबात पे माइल हो जाएगी? जी देखिए, सबसे पहले तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते रिजाइन करने के ऊपर कि आप इलेक्शन कराएं, बेशक 75% या 60% क्यों ना लोग इस्तीफा दे दें।
उस पर कोई कानूनी मजबूरी नहीं, लेकिन मॉरल मजबूरी जरूर है। अब जिस वजह से हम सोचते हैं कि ये एक मंतकी फैसला यही है कि जनरल इलेक्शन कराया जाए पूरे मुल्क में, उसकी वजह यह है कि आप देखें पंजाब में असेंबली डिसॉल्व हो गई, असेंबली में इलेक्शन होना ही होना है, यही आइन कहता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि उसमें डिले किया जाए। KPK की असेंबली डिसॉल्व हो गई, उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं कि उसको डिले किया जाए। ये जो रेजिग्नेशंस हैं, उनकी जो सीटें खाली हुई हैं, उस पर भी इलेक्शन कराना जरूरी है, कोई गुंजाइश नहीं कि आइन में उसको डिले किया जाए। तो जब इतना ऑलमोस्ट जनरल इलेक्शन हो ही रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध असेंबली चले रह जाएगी सिर्फ और नेशनल असेंबली रह जाएगी, लेकिन एक तरह पूरा जनरल जो पंजाब सबसे इतना बड़ा सूबा है, KPK है, नेशनल असेंबली की नशिस्तें हैं, जब उनके इलेक्शंस हो ही रहे हैं तो मंतक तो यही कहता है, लॉजिक यही कहता है कि फिर इलेक्शन सारे मुल्क में कराना चाहिए। और बेहतर तो यही है कि PDM की जो जमातें हैं, आफ्टर वो जमातें हैं, उनका भी यही मकसद है कि इलेक्शन किया जाए एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, वो अली जफर साहब, एक सवाल है कि जब दोनों असम्बलियाँ तहलील हो गई, गवर्नर साहब ने एक में गवर्नर साहब ने साइन कर दिए, दूसरे में साइन नहीं किए, लेकिन गवर्नर साहब पाबंद होते हैं फॉर इलेक्शन कमीशन को कहने के कि आप इतने दिनों में इलेक्शन करवा दें या इस तारीख तक इलेक्शन करवा दें। दोनों गवर्नर्स ने ये नहीं कहा, तो क्या ये आइन के खिलाफ जा रहा है या भागने की कोशिश है, क्या है? देखें, गवर्नर ने ओथ ली होती है कि हम आइन की पासदारी करेंगे, आइन में जो लिखा है उसकी पाबंदी करेंगे, और गवर्नर के पास ये कोई हक नहीं कि वो आइन के खिलाफ किसी किस्म की एक्शन लें। जो हमारा आइन का आर्टिकल है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो उसके साथ ही पहला काम ये करना है गवर्नर ने कि डेट अनाउंस करनी है जो 90 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती, और उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि जो प्रोसीजर है केयर टेकर गवर्नमेंट का वो उसको फॉलो करके केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करनी है। तो ये जो आईनी एक जिम्मेदारी है गवर्नर की, अगर वो इसको नहीं निभाते तो फिर वो आइन शिकनी कर रहे हैं मेरी नजर में। और इसके बारे में जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उन्होंने गवर्नर को लिख दिया है कल शाम को, और यही कहा है उसमें खत में कि ये जो आइन है उसकी आप खिलाफवर्जी नहीं कर सकते, आप ये अनाउंस करें। अब अगर वो गवर्नर नहीं अनाउंस करते तो फिर अदालत जरूर उनको कहेगी कि आप अनाउंस करें, आपने आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। लेकिन इस वजह से एक मैं चीज क्लियर कर दूं कि सिर्फ ये कहना गवर्नर का कि वो अनाउंस उन्होंने नहीं किया, उससे कोई डिले नहीं हो सकता इलेक्शन, वो 90 दिन के अंदर अंदर ही होना है। और अगर वो डेट नहीं अभी अनाउंस करते तो वो जरूर अदालत उनको फौरन कहेगी कि आप ये डेट फिक्स करें और अनाउंस करें। उसमें गवर्नर के पास कोई गुंजाइश नहीं आइन में कि वो डेट को ना अनाउंस करें, बल्कि आइन में साफ लिखा है कि उन्हें डेट अनाउंस भी करनी है और 90 दिन के अंदर अंदर डेट होनी चाहिए। अली जफर साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, पार्लिमानी कमेटी भी अगर कोई फैसला नहीं कर पा रही तो दूसरी तरफ वालों की ये कोशिश है कि मामला इलेक्शन कमीशन में जाए और इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला को नॉमिनेट करे? जी देखें, कानून तो आइन तो यही कहता है कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने एक एग्री करना है। अगर वो नहीं कर सकते अपने दो नॉमिनी जो वो देते हैं तो फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी में मुशावरत होगी और वो फिर एग्री करेंगे उन चारों में से एक नाम, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन चारों नामों में से अभी जो नाम सामने आए हैं वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि और इसकी एम ये होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक अगर जाता भी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये देखना है कि इन चारों में से जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनमें से सबसे जो इंडिपेंडेंट, आज़ाद और एक्सेप्टेबल है वो कौन है प्रोफेशनली भी, और सबसे जरूरी है कि वो किसी पार्टी के, किसी पर्टिकुलर पार्टी के वो नॉमिनी ना हो या उनके साथ कोई रिलेशनशिप ना हो या उन्होंने कोई उनके साथ किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ना लिया हो या उनके राइवल्स ना हो। ये चीजें देखनी पड़ती हैं आइन के मुताबिक जब आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करें। तो इन चारों लोगों में जो भी इंडिपेंडेंट, आज़ाद और अपोलिटिकल शख्सियत है उसी का फैसला करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन तक अगर मामला जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं ऐसा फैसला करता तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है?
जी, मेरी नज़र में चूँकि एतराज़ात बड़े क्लियर हैं एक जो कुछ नॉमिनीज हैं उनके बारे में कि वो एक तरह से इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल नहीं है और वो केयर टेकर सेटअप में नहीं आ सकते, तो अगर उनकी ये क्वालिफिकेशन से दुरुस्त नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ऐसे शख्स को सिलेक्ट कर लिया जो क्वालिफाई नहीं करते, अपोलिटिकल नहीं है, उनका कोई ताल्लुक है दूसरी साइड से, तो फिर उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन की जा सकती है और अदालत के पास अगर शवायद दिए जाएं कि वो शख्स जिनको इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट किया है वो इंडिपेंडेंट नहीं, तो फिर अदालत उसमें रिजेक्ट कर सकती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वापस भेज सकती है मामला कि आप कोई ऐसा शख्स सिलेक्ट करें इन चारों में से जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आपके तकरीबन 70% अभी इस्तीफे कबूल हुए, इससे पहले इस्तीफे कबूल हुए, तो अगर बकिया इस्तीफे स्पीकर की जानिब से कबूल नहीं किए जाते तो बकिया अफराद कौमी असम्बली में जाएंगे या बकिया अफराद के इस्तीफ़ों की कबूल करने के हवाले से कौमी असम्बली के स्पीकर को कहा जाएगा? जी देखें, ये अब हो नहीं सकता। अब इसमें या तो आप एक तरफ जाएंगे और कहेंगे कि ये इस्तीफे जो हैं वो सब इकट्ठे होने चाहिए और कोई भी नहीं दुरुस्त रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई, या आप कहेंगे कि ये सबकी एक्सेप्ट किए जाए और वो सारे ही एक तरह से उनकी सबकी रेजिग्नेशन एक्सेप्टेबल हैं। तो ये दरमियाना रास्ता नहीं निकल सकता इस वक्त। 70 से ज्यादा लोग एक्सेप्ट हो गए और कुछ को ना एक्सेप्ट किया जाए, ये तो आइन के साथ मजाक होगा। या आप सबके एक्सेप्ट करें या आप किसी के ना एक्सेप्ट करें, या सबके इस्तीफे कबूल किए जाएं या किसी का भी इस्तीफा कबूल ना किया जाए, ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी इशूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा इसमें। ब्रेक के बाद खुशामदी। राणा साहब, जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये कह रहे थे कि या तो खुली तौर पे इस्तीफे कबूल किए जाएं या किसी का भी इस्तीफा कबूल ना किया जाए, अब अगर वफाकी हुकूमत यानी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ साहब PTI के बकिया इस्तीफे कबूल नहीं करते तो आपको PTI का अगला इकदाम क्या दिखाई देता? देखें, PTI 3 ऑप्शन पे काम कर रही है, मैं आपको ये खबर दे दूँ। नंबर 1, अगर इस्तीफे कबूल नहीं करते तो PTI जाएगी सबसे पहले वहाँ पर जाकर अपोजिशन लीडर उसको हटाएगी, अभी इनके पास इतने वोट हैं, और उसके बाद चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और दीगर जो अपोजिशन के पास होते हैं उन्हें हासिल करेगी, ताकि हुकूमत अपनी मर्जी से निगरान सेटअप ना बना सके। नंबर 1। नंबर 2, जो इस्तीफे इन्होंने कबूल किए हैं और इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर जो बयान दिया था, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर जो इन्होंने बयान दिए थे, उनकी कॉपीज़ निकाल ली गई हैं और एक केस तैयार कर लिया गया है। अगर इन्हें नज़र आया कि कोई ऐसी गड़बड़ हो रही है, ये कौमी असम्बली से कोई ऐसा, एक तो कौमी असम्बली से कोई ऐसा बिल पास हो नहीं सकेगा, अक्सरियत नहीं है, 2/3 अक्सरियत नहीं है, और कुछ और करना चाहते हैं तो फिर ये कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। ये दोनों ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, अगर ये सारे इस्तीफे कल तक मतलब ये ऐसा करते हैं, जो 10 इस्तीफे रहने देते हैं बाकी कबूल कर लेते हैं, तो फिर इनको फिर भी चैलेंज किया जाएगा कि यहाँ तो सारे इस्तीफे कबूल कर लें, और जब सारे इस्तीफे कबूल कर लिए जाते हैं तो फिर आइन में किसी जगह यह नहीं लिखा हुआ कि आप फौरी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान ना करें। और अगर यही इलेक्शन कमीशन, या सर मैं आपको खबर दे रहा हूँ, यही इलेक्शन कमीशन अगर इन 123 या 25 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान करता, बल्कि 133 सीटों पर, क्योंकि खान साहब ने भी तो छोड़नी है ना सीटें, उन पर यह इलेक्शन का ऐलान करवाता है, तो फिर ये किसी सूरत में भी सूबाई और कौमी, जो सूबाई दोनों असम्बलियाँ हैं, उनके इलेक्शन से भाग नहीं सकता, जिसकी प्लानिंग PDM ने की हुई थी। तो लिहाजा दोनों सूरतों में इस्तीफे मंजूर होने की सूरत में, इस्तीफे नामंजूर होने की सूरत में, दोनों सूरतों में PDM फंस गई है, और इतनी बुरी फंस गई है कि अब अगर आप कहें कि ये बासानी यहाँ से निकल जाएं, अगर आप ये कहें कि इनके लिए कोई बड़ा अच्छा रास्ता, ऐसा रास्ता नहीं है। मैं आपको एक बात और ख़बर दे दूँ, या सर 1 से सवा माह के अंदर रमज़ान से पहले आपको खान साहब नहीं करेंगे, खान साहब ने कहा मैं सड़कों की सियासत नहीं करूँगा, तहरीक ज़रूर चलाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक बता दूँ, मुझे जो मेरे पास जो इतला है, 1 माह
सवा माह मैक्सिमम आपको इस्लामाबाद का एक बड़ा गिराव नजर आएगा। और ये बड़ा गिराव जो होगा ना, नहीं वो किसकी जानिब से होगा? अगर ये PTI अवाम नहीं की करना जानिब, चाहती, अवाम की जानिब से होगा। लीडरलेस अगर होगा तो वो तो बहुत ही ये खदशात से भरपूर होगा। लीडर लेस ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लीडर लेस होगा। और भाईजान हो सकता है उसमें हर वो शख्स शामिल हो जो मुतासर होगा महंगाई से। अब पाकिस्तान में कौन सा शख्स है जो महंगाई से मुतासर नहीं है? आने वाले दिनों में भाई जी पेट्रोल नहीं मिलना आपको, आपने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने खाने के लिए लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं छोड़ी, आपने लोगों के लिए इलाज मुआवजा खत्म करके रख दिया है, आप लोगों को ज़लील रुस्वा कर रहे हैं। तो फिर लोग क्या करेंगे? जिसका बच्चा मर रहा होगा ना, वो फिर इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। और मैं आपको ये ठीक कह रहा हूं, बांग्लादेश और श्रीलंका और उसके बाद ब्राजील, और अब मुझे नजर आ रहा है कि अब ये पाकिस्तान की बारी आ रही। मैं आपको अवामी रद्द अमल बता रहा हूं, तमाम सरकारी इदारों से सुन लें, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। जब उनके हज़ारों लोग इस्लामाबाद चले गए, जब दीगर जगहों से लोग आ गए, जब ये सैलाब ज़दगान उठ के आ गए, मैंने पहले भी कई दफ़ा इनका जिक्र किया है, तो फिर इनके साथ सियासी वर्कर खुद ही शामिल हो जाते हैं। फिर सारी वो जमातें जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने अवाम में जाना है, उनके लोग भी इस पे शामिल हो जाएंगे। आप हुकूमत से ये नहीं संभाला जाएगा, एक तरफ 2 सूबों में इलेक्शन और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन। किस तरह संभालेंगे ये? किस तरह मुमकिन है ये संभाल सकें? नहीं संभाल सकेंगे तो उसका हल क्या होगा? हुकूमत तहलील और घर की तरफ रुखसती, ये हल होगा। बहुत से लोग, बड़े सियासतदान, बड़े जो बैठे हुए हैं लोग, वो कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं, आज का दिन, आज का वक्त नोट कर लें, ये अगर ऐसा ना होगा तो फिर बात कीजिएगा। आप क्या समझते हैं ये जो लंदन गए हैं मियाँ साहब से मशवरा करने, वो मशवरा टेलीफोन पे नहीं हो सकता था? वो स्काइप पे बात नहीं हो सकती थी? मशवरा तो ये करने गए हैं कि जितना लेट होंगे उतने बर्बाद हो जाएंगे। आप यहां तो हो ना, मुस्लिम लीग नून कोई ऐसा रिलीफ देने की पोजीशन में हो कि 4 माह इक्तदार में रह के वो अवाम को कोई रिलीफ देते नहीं दे सकते। अगर आप IMF से मुआहिदा आपका हो जाता है तो फिर भी 35 से 40% महंगाई होगी। अगर मुआहिदा नहीं होता तो 50 से 60% महंगाई होगी। दोनों सूरतों में आप मरते हैं। आपके हमसाये आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों सूरतों में वफाकी हुकूमत फंसी पड़ी है और इस मरहले के अंदर उन्हें यह फैसला करना पड़ेगा कि अगली इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जान बख्शी हो सकती है, बसूरत दीगर गहराव मजीद तंग हो जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने के बाद।